Assalamualaikum dear students. Before starting our today's lecture, मेरे बच्चों मैं कल के नीट पेपर के हवाले से आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। जैसे क्या आपने पेपर देखा बेटा, आप लोगों ने, आई होप कि जो भी बच्चे मतलब ना हार्ड वर्क करते हैं, जो भी बच्चे कंसर्न है, उन्हें पेपर ज़रूर देखा होगा। और पेपर में सबसे अच्छी बात जो लगी को हमको कि बायोलॉजी का पेपर जो था, उसका जो ट्रेंड था, जो क्वेश्चन डिजाइनिंग का पैटर्न था, दैट वाज अमेजिंग। और मेरे बच्चों पहले मैं आपसे ये बता दूं, ये जो कि पेपर कल सेट हुआ था, जैसे जब से हमने ऑनलाइन भी स्टार्ट किया, तब से मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं डिटेल में 5 मिनट आपसे ये बात करना चाहूंगा। देखिए, आप प्लांट किंगडम की बात कीजिए, जहां से मैंने स्टार्ट किया था। प्लांट किंगडम में डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चन आए थे बेटी। मतलब एल्गी से बहुत सिंपल सवाल एक आया था कि आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आप एल्गी जो मैंने आपको पढ़ाया उससे आया था फ्लोरिडीन स्ट्रक्चर किसके साथ, फ्लोरिडीन स्टार्च विच इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द बॉडी कॉल्ड एज रेड एल्गी। याद है ना? उसमें वो आपको आया था कि इसका स्ट्रक्चर किसके साथ मिलता है बेटा। आप देख लो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरे लेक्चर रिपीट कर लो, और टेक्स्ट बुक का पॉइंट है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। तो ये पहला सिंपल सा क्वेश्चन आया था जो आपने अच्छे तरीके से किया बेटी। दूसरा मैं बात करूंगा मेरे बच्चों, दूसरा जो क्वेश्चन इससे आया था, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी कौन है। क्लोरेला मैंने जिक्र किया है, क्लोरेला, और उसके साथ साइनोबैक्टीरिया सर ने आपको पढ़ाया, वहां सुपरलिना पढ़ा होगा। तो दूसरा क्वेश्चन था कि यूनिसेलुलर एल्गी कौन है। तो डेफिनेटली मैंने आपको बोला क्लोरेला इज अ ग्रीन एल्गी विच इज यूनिसेलुलर इन नेचर, वो याद होगा आपको। तो उसके बाद स्पाइरुलिना जो साइनोबैक्टीरिया में आपसे पढ़ा होगा। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी कौन सा, ये सिंपल सा क्वेश्चन था दूसरा। तीसरा था कि सिट्रोबिल या कौन किस में बनता है। वहां ऑप्शंस जो थी वो बिल्कुल ना, ऑप्शंस जो थी वहां पर, उनमें जो एक ऑप्शन था इक्विसिटम, उसका डायग्राम भी मैंने आपको बोला है, इक्विसिटम कौन किस में होते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन आया था। ये 3 क्वेश्चन बेटा आपको एल्गी से या प्लांट किंगडम से पूछे गए थे। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है एल्गी के वाले पार्ट, ये 2 एल्गी से थे और ये टेरिडोफाइट्स से था बेटा। तो इसी तरीके से मैंने मतलब आपको ये चीज जो पढ़ाया था। इसी तरीके से बेटा इसमें ना, मतलब जब मॉर्फोलॉजी पार्ट लेगी जो खुसरू सर ने पढ़ाया था आपको, उसमें वो आए थे, 1-2 क्वेश्चंस आए थे कि हाफ इंफीरियर ओवरी किस में होती है, प्रॉप रूट्स जो थे सिस्टम से कौन एराइज होते हैं बेटा, वो क्वेश्चंस आए थे बेटा। और इसी तरीके से मतलब एनाटॉमी का मोनोकॉट सिस्टम का सेक्शन आया था जो आपने पढ़ा होगा। मतलब कहने का मतलब है जो भी आपने पढ़ा था लाइन टू लाइन दैट वाज आस्क्ड फ्रॉम योर नोटबुक एंड व्हाट कॉल्ड एज। मैं यहाँ पर कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा अपनी सारी बायोलॉजी टीम के हमारे जो मेंबर्स हैं, उनको मैं कंग्रेचुलेट करूंगा बेटा यहाँ पर व्हाट कॉल्ड एज खुसरू सर जिसमें है, या बाकी जो हमारे टीचर्स हैं, जिशान सर, ऑल अदर टीचर्स बेटे जो भी हमारे हैं, असरार सर, इरशाद सर, जो भी टीचर्स हैं बेटे, उनको मैं कंग्रेचुलेट यहाँ पर करना चाहूंगा कि उन्हें दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। बिल्कुल कॉपी के अंदर से पेपर था, बिल्कुल हाईलाइट किए गए थे वो पॉइंट्स बेटा। तो इसलिए मेरे बच्चों आप गौर से देख ले। अभी मैं या तो मैं अलग से पूरा ये डिस्कस कर लेता एक लेक्चर, लेकिन उतना टाइम बेटे अभी नहीं है, वो हम लाइव सेशन में कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूंगा एंड व्हाट कॉल्ड एज जो हमारी फिजिक्स की डिपार्टमेंट है, ये जो हमारी केमिस्ट्री की डिपार्टमेंट है, जो हमारे मेंटर्स हैं वहाँ केमिस्ट्री और व्हाट कॉल्ड फिजिक्स में, जो हमारे टीचर्स हैं, जो मेंटर्स एक्ट कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, दे आर ऑल्सो व्हाट कॉल्ड, दे डिजर्व ऑल द कंग्रेचुलेशन। बहुत ही उम्दा तरीके से उन्होंने पढ़ाया था और बिल्कुल नोटबुक से बिल्कुल पेपर निकले थे। तो दैट्स इट, व्हाट कॉल्ड दैट्स यही कहने का मतलब है। आप देखो बेटा, जो 11th-12th में बेसिक से मेहनत करें बेटी, क्लासेस रेगुलर अटेंड करें, मेंटरशिप के अंडर रहे, जो है बेटा एग्जामिनेशंस में वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके लिए होप मतलब का एक होप हैज अ रेपुटेशन ऑफ दैट कि जो एग्जाम हम लेते हैं बेटा, या जो एग्जामिनेशन हमारा पैटर्न होता है बेटा, व्हाट कॉल्ड माइनर, सेमी मेजर्स एंड देन मेजर एग्जाम्स। तो इस साल हालात की खराबी की वजह से थोड़ी सी, लेकिन वो तो है, दैट्स नेचुरल एवरीवेयर दैट वेंट। तो जो टेस्टिंग सिस्टम है हमारा बेटा,
उसकी मतलब मैं बहुत ही ये बताऊंगा आपको कि अप टू मार्क है। दैट इट्स नॉट ऑल अबाउट टीचिंग, इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग कि आप बच्चा कैसे प्रिपेयर करता है बेटे। और बहुत ही अच्छी मतलब स्टूडेंट से हमें जो फीडबैक मिल रहा है, पेपर जो हमने किया है, देयर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स इंशाल्लाह देयर वुड बी फॉर होल क्लासेस। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर बच्चों ये है, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग टू यू ऑन दिस बिहाफ कि आप देखो बेटा 11th 12th मैटर्स अलॉट। इस साल नीट वालों को टाइम मिला ड्यू टू कोविड क्राइसिस, लेकिन जो 11th 12th में बेसिक जो जान लगाते हैं इसमें, जो हमारे फ्रेशर्स है ना, फ्रेशर्स की मैं बात करूंगा, वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द फ्रेशर्स। फ्रेशर्स को तो नॉर्मली 2-3 महीने मिलते हैं, लेकिन प्रिपरेशन के लिए फिर ना एग्जाम्स के बाद, 12th एग्जाम्स के बाद, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया है। रीजन इज कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स के या बाकी जगहों पर भी होंगे जो 11th 12th में बड़े ना कंसिस्टेंट रहते हैं, क्लासेस स्किप नहीं करते हैं, लेक्चर स्किप नहीं करते बेटे, दे डू द बेसिक्स वेरी राइट। बेसिक्स ठीक ठीक करने हैं बेटे, मेंटेन करनी है नोटबुक्स, टीचर्स को फॉलो करना है, टेस्टिंग अपने आप को, यू हैव टू पुट योरसेल्फ टू द टेस्ट बेटे, टेस्ट सीरीज में अपीयर होना है। तो जो बहुत ही नेग्लिजेंस दिखाते हैं बच्चे 11th 12th में। आई होप यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, यू आर वेरी फाइन स्टूडेंट्स माय डियर स्टूडेंट्स। अभी भी आपके पास टाइम है, स्टिल यू हैव एम्पल टाइम। Exams are still far away by at least 2 months, maybe more if conditions do not record is improve। तो इन महीनों को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिए, यूटिलाइज देम वेरी प्रिसाइजली बेटा, क्योंकि जितना मतलब ऑलमोस्ट हमने अब सिलेबस भी खत्म किया, वी आर नॉट लेफ्ट विद दैट मच ऑफ सिलेबस नाउ। तो वी आर व्हाट इज कॉल्ड एज इससे इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं एक इंस्टीट्यूट के जो हमारे मेंबर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, के साथ मिलकर वी विल डिजाइन अ टेस्ट सीरीज। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, एक टेस्ट सीरीज डिजाइन करेंगे आप लोगों के लिए, वो भी आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएगी। तो यही उम्मीद है हम आपसे कि आप भी शाइन करें बेटे आने वाले मतलब ना, यू डू हैव टू अपीयर, आपको भी अच्छा करना है बेटे। तो यही है आपसे गुजारिश, क्योंकि आपका जो थोड़ा सा मतलब मैं बैड लक ही कहूँगा, इस साल तो बहुत खराब हालात रहे, लेकिन तब भी जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हौसला नहीं हारते हैं। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यू आर करेजियस, यू आर व्हाट इज कॉल्ड एज रिजिलेंट, यू कैन डू, यू हैव टू डू। तो इंशाल्लाह वी होप वेरी फाइन। चलिए बेटा, नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर लेक्चर दैट्स ऑन द मेंटल न्यूट्रिशन। थैंक यू। अब कल हमने एसेंशियल एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की थी बेटे। आज कुछ टर्म्स को हम बेटा पढ़ते हैं। नंबर 1 इज क्रिटिकल एलिमेंट्स। क्रिटिकल एलिमेंट्स, देखो बेटा, दोज एलिमेंट्स इन विच एग्रीकल्चरल सॉइल्स आर डेफिशिएंट जनरली, एलिमेंट्स इन विच एग्रीकल्चरल सॉइल्स आर जनरली डेफिशिएंट, वो एलिमेंट्स those essential elements in which agricultural soils, जहां पर आप बेटे प्रैक्टिस करते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है, क्रॉप लैंड्स वगैरह, एलिमेंट्स इन विच एग्रीकल्चरल सॉइल्स आर जनरली डेफिशिएंट, वो कम पड़ते हैं इनमें बेटे, वो जनरली व्हाट इज कॉल्ड एज कम होते हैं एग्रीकल्चरल सॉइल्स में। उन एसेंशियल एलिमेंट्स को हम बोलते हैं क्रिटिकल एलिमेंट्स, वो हमने सप्लाई करने पड़ते हैं यहीं से इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स। इसमें हमारा आता है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये क्रिटिकल एलिमेंट्स है बेटा। तो ये हमने सप्लाई करने पड़ते हैं। आपको याद होगा या आपने देखा होगा बेटे, वी ऑल बिलोंग ऑलमोस्ट वेरी वेल वर्स्ड विद एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो जो हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, आप देखना गौर से, या तो हम बोलते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज पोटाश, जिसको बोलते हैं दैट्स इट कंटेन्स पोटेशियम, या एनपीके, जैसे आप यू लुक एट द बैग्स ऑफ द फर्टिलाइजर्स यू विल सी एनपीके रिटन। तो दीस आर क्रिटिकल एलिमेंट्स, दे आर टू बी सप्लाइड फ्रॉम द हियर एग्रीकल्चर। व्हाट आर क्रिटिकल एलिमेंट्स? एलिमेंट्स इन व्हिच एग्रीकल्चर सॉइल्स आर जनरली डेफिशिएंट। एनपीके इज व्हाट इज कॉल्ड एज फार्मूला। ये एनपीके इज एग्जांपल्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। शैल I rub it off? Okay, my dear students, I would rub. Okay. Now let us talk about another group of elements called as beneficial elements. ये the elements which are required by some plants, the elements which are functional, which are what is called as beneficial for some plants but are not required by all the plants beta, those are called as beneficial elements. What are beneficial elements? The elements, ये essential elements नहीं है बेटे, दे आर नॉट एसेंशियल एलिमेंट्स। पहले कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिए। बेनिफिशियल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं बेटा, जो वो मिनरल एलिमेंट्स होते हैं जो कुछ प्लांट्स को चाहिए
but they do not what you call is follow the criteria, or they do not fulfill the criteria of essentiality, वो essentiality criteria fulfill नहीं करते बेटे, तो वो बात इनमें नहीं है, लेकिन कुछ प्लांट्स को ये चाहिए, and for some plants they are what you called as beneficial. For example, beneficial elements they are required by some plants, but not all. They are required by some plants, but not all. ये essential नहीं है बेटी, तो they are called as beneficial elements, और functional elements भी इनको कभी कभार कहा जाता है मेरे बच्चों. तो what you called as क्या है beneficial elements? They are beneficial to some plants, they are not required by the all. तो इसमें एक एग्जांपल मैं बता दूंगा आपको बेटा. सिलिकॉन इज एन एलिमेंट. सिलिकॉन इज रिक्वायर्ड बाय द grasses. ये grasses को चाहिए बेटी. Grasses required what you call as silicon for strengthening their what you called as this for example silicon की बात करेंगे. Silicon is not required by all the plants बेटा. Silicon जो होता है it is used it's required by the grasses. Grasses को चाहिए, it is required by the grasses for strengthening of the cell wall. तो ये मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट है. सिलिकॉन सब प्लांट्स को नहीं चाहिए, ग्रासेस के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ देयर सेल वॉल. दिस इज वन ऑफ द व्हाट यू कॉल्ड एज important this beneficial element. We have another one, that is sodium. Sodium is not an essential element, but C4 plants जो आप photosynthesis में आगे पढ़ेंगे आप, there is a group of plants called as C4 plants. अभी कंफ्यूज मत हो जाओ, अभी याद रखो, it's a group of plants on the basis of the photosynthetic pathway utilized to synthesize glucose. ग्लूकोज सिंथेसाइज करना होता है प्लांट्स को बेटे, जो आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे. उसके लिए डिफरेंट पाथवेज है. एक पाथवे इसको C4 पाथवे कहा जाता है. सोडियम एक C4 प्लांट है. इट इज दे रिक्वायर दिस व्हाट इज कॉल्ड एज, आई मीन टू से सोडियम इज रिक्वायर्ड बाय द C4 प्लांट्स माय डियर स्टूडेंट्स. इसी तरीके से मैं एक और एलिमेंट की बात करूंगा, दैट्स कोबाल्ट. कोबाल्ट इज रिक्वायर्ड बाय व्हाट इज कॉल्ड एज सम प्लांट्स जो नाइट्रोजन फिक्सेशन दिखाते हैं बेटा, फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए पिगमेंट कॉल्ड एज लैग हीमोग्लोबिन. तो इट इज रिक्वायर्ड बाय सम प्लांट्स लाइक लिग्यूमिनेसी के मेंबर्स को ये चाहिए. सिलिकॉन की बात मैंने की. सिलिकॉन इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट, इट्स अ बेनिफिशियल एलिमेंट. ग्रासेस को ये जरूरत लगता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ सेल वॉल के लिए. सोडियम C4 प्लांट्स को चाहिए, सबको नहीं चाहिए बेटे. कोबाल्ट आपने पता होगा, जो आप आगे पढ़ाऊंगा मैं इसी यूनिट में आपको मेरे बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन लिग्यूम्स करते हैं बेटा, जिनके साथ राइजोबियम बैक्टीरिया होता है. उनमें एक पिगमेंट बनता है लैग हीमोग्लोबिन, ये सिंथेसाइज करने के लिए मतलब कोबाल्ट चाहिए बेटे. तो इट्स अ बेनिफिशियल एलिमेंट फॉर सम प्लांट्स. लाइक वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज सेलेनियम बेटा. सेलेनियम एक एलिमेंट है. इट एक्ट्स एज एन एंजाइम एक्टिवेटर. ये एंजाइम एक्टिवेटर काम करता है बेटा फॉर ब्रासिका स्पीशीज. ये आप आराम से लिखो, फॉर ब्रासिका स्पीशीज. तो ये है हमारे बेटा कौन से एलिमेंट्स? बेनिफिशियल एलिमेंट में पहले सिलिकॉन ग्रासेस को चाहिए फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सेल वॉल. सोडियम C4 प्लांट्स को चाहिए एज एन एंजाइम एक्टिवेटर. कोबाल्ट लैग हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज करना होता है लिग्यूम्स को. एक पिगमेंट है, इसके बारे में हमने पढ़ना है. तो एक पिगमेंट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में लगता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है, वो मैं बता दूंगा वहां पर आपको. ये सिंथेसाइज करने के लिए कोबाल्ट की जरूरत रहती है. सिलेनियम भी एक एंजाइम एक्टिवेटर है. ब्रासिका स्पीशीज जैसे ब्रासिका ओलेरासिया या ब्रासिका की बाकी स्पीशीज है, उनमें एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए सिलेनियम का भी रोल रहता है. तो ये हो गया मेरे बच्चों, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज, okay, this is another group that's called as beneficial elements. Should I rub it off? I should. Okay, my dear students, that's it. Now इसके अलावा बेटे मैं आपको called as कुछ प्लांट्स के बारे में बता दूं जो कि कुछ मेटल्स को या हेवी मेटल्स को या एक्यूमुलेट कर लेते हैं अपने आप में. दे कैन बी यूज्ड फॉर द व्हाट इज कॉल्ड एज पर्पस ऑफ बायोरेमेडिएशन. सॉइल्स को देखो मेरे बच्चों, यहां पर मैं आपको बता दूंगा कुछ एलिमेंट्स हमारे पास यूं है जिनको हम मतलब बायो एक्यूमुलेटर्स बोलते हैं, जो एक्यूमुलेट कर लेते हैं अपने आप में कुछ मिनरल एलिमेंट्स को बेटा.
जमा कर लेते हैं अपने आप को, कुछ एलिमेंट्स को सॉइल से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं बेटे और अपने आप में एक्यूमुलेट कर लेते हैं बेटा। उनकी थोड़ी सी यहां पर बात की जाए तो देखो बेटा, एक प्लांट है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रागैलस, दूसरा है फैसिलिया, तीसरा है बार्ली। ये क्या करते हैं बेटा, एस्ट्रागैलस जो है ये सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेता है सिलीनियम, उसको एक्यूमुलेट करता है बेटा। एस्ट्रागैलस किसको एक्यूमुलेट कर लेता है बेटा, सिलीनियम को। इट्स अ बायो एक्यूमुलेटर ऑफ सिलीनियम। फैसिलिया जो है इट एक्यूमुलेट्स गोल्ड, ये गोल्ड एक्यूमुलेट कर लेता है बेटा, कौन, फैसिलिया। और बार्ली जो है इट इज ग्रोइंग नियर द न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट्स, जहां पर हम न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं बेटा, उन साइट्स के नजदीक बार्ली किया जाता है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब स्ट्रोंशियम। उसके दौरान न्यूक्लियर टेस्टिंग के दौरान स्ट्रोंशियम निकलता है बेटे, तो ये इसको फिर एक्यूमुलेट कर लेता है और सॉइल को साफ कर लेता है बेटे। तो एस्ट्रागैलस एक्यूमुलेट सिलीनियम, फैसिलिया accumulates gold, and barley which is grown near, ये टेक्स्ट बुक का पॉइंट है, it is grown near nuclear testing sites, जहां न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया जाता है, न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट्स के नजदीक इसको ग्रो किया जाता है बेटे, वहां पर ये स्ट्रोंशियम वहां से एक्यूमुलेट कर लेता है। तो ये हो गया मेरे बच्चों, आपको इनके बारे में ये अहम मालूम होता है। एस्ट्रागैलस, फैसिलिया, ये एक्यूमुलेट कर लेते हैं कुछ मिनरल एलिमेंट्स को बेटा। तो वी हैव, जैसे आगे हम जाएंगे, आप पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, वी हैव व्हाट कॉल्ड एज सॉइल को साफ करने के हमारे पास कुछ ना रेमेडीज है, नेचुरल रेमेडीज है, या वाटर को मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा किंगडम मोनेरा में, सर ने शायद जिक्र किया होगा, अगर ना भी किया होगा तो उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट वहां पर नहीं था। लेकिन अगर सर ने आपको बोला है सीडोमोनास फुटीडा एक माइक्रोब है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब है, उसको जो ऑयल स्पिल्स होते हैं, उसको समंदर में जो कभी ऑयल टैंकर्स लीक हो जाते हैं तो लेयर बन जाती है ऑयल के पानी के ऊपर इमिसिबल, तो उसको साफ करने में हम माइक्रोब्स को यूज करते हैं। या सॉइल में कुछ हेवी मेटल्स है, कुछ टॉक्सिक मेटल्स है, या कुछ और मतलब टॉक्सिक एलिमेंट्स है, उनको मेरे बच्चों जैसे सिट्रॉन्शियम है, उनको बेटा हम सॉइल से बाहर निकालने के लिए, सॉइल को ठीक करने के लिए हम प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो प्लांट्स एक्यूमुलेट कर लेते हैं उन टॉक्सिक एलिमेंट्स को या हेवी मेटल्स को, उसको हम बायोरेमेडिएशन बोलते हैं। जब हम प्लांट्स यूज करते हैं उसको हम फाइटोरेमेडिएशन बोलते हैं। उसमें भी बेटे हमने प्लांट्स का, जैसे आपको बोला बार्ली सॉइल को क्लियर करता है, क्योंकि इट्स स्ट्रोंशियम, इट इज नॉट व्हाट यू कॉल्ड एज इट्स टॉक्सिक, तो ये न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट से निकलता है, इट कैन हार्म व्हाट यू कॉल्ड एज फ्लोरा और व्हाट यू कॉल्ड एज माइक्रोब्स, तो इसको बार्ली के रूट से एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया बेटा इसके बारे में। तो दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर मेरे बच्चों, दैट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now we have what you called as, now we will be taking up another important thing, that is deficiency of essential elements. Deficiency of essential elements, ये देख लीजिए आप। देखो बेटे, डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करूंगा। आपको कल मैंने एसेंशियल एलिमेंट्स की बात डेफिनेशन बोली है, दे आर एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, फॉर कंप्लीटिंग लाइफ साइकिल, दे आर वेरी स्पेसिफिक एंड दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द मेटाबॉलिज्म। अगर इनकी कमी हो जाएगी प्लांट को बेटे, वो नॉर्मली ग्रो नहीं कर सकता है, क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट की डेफिनेशन यही है। ये बताओ मेरे बच्चों, ये है हमारा मतलब बीकर, जिसमें हमने मिनरल सोल्यूशन दिया हुआ है प्लांट को। ये हमारा क्या बीकर, जिसमें हमने क्या प्लांट को दिया है बेटा, मिनरल सोल्यूशन दिया है बेटे प्लांट को। इसमें हमारा प्लांट ग्रो कर रहा है बेटे, दिस इज अवर प्लांट ग्रोइंग। तो बेटा इसको थोड़ा जूम कर लो, मिनरल सोल्यूशन है हमारा। तो ये जो मान लीजिए मेरे बच्चों, इसमें अब आपको क्लियर है कि मैग्नीशियम इज व्हाट यू कॉल्ड एज एसेंशियल एलिमेंट। मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन आप कम कर लीजिए, प्लांट में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूरी विजिबल होंगे बेटे। पहले मैं इससे
मैं एक यहां पर आपसे पहले एक टर्म डिस्कस करना चाहूंगा जो टेक्स्ट में दी गई है, दैट इज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल कंसंट्रेशन ये हमारा प्लांट, दिस अवर प्लांट। देखो बेटा, अगर हम मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन पहले बराबर थी, मान लीजिए, फिर हमने कम की, फिर हमने और कम की, फिर हमने और कम की, एक व्हाट कॉल्ड एज टाइम आएगा जब प्लांट की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाएगी बेटी। वो क्या हो जाएगी? इनहिबिट हो जाएगी। यानी कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होती है? इट इज दैट कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच ग्रोथ इज इनहिबिटेड, बिलो विच व्हाट ग्रोथ इज इनहिबिटेड। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन हो गया, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच ग्रोथ इज इनहिबिटेड। तो ये याद रखो, ये लिख लो, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ई here stands for the essential element below which growth is inhibited, जिसके मतलब ना what you called as, जिसके नीचे फिर ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। मान लो पहले मैग्नीशियम ज्यादा था, रिक्वायरमेंट से भी थोड़ा ज्यादा था, तो फिर कम किया थोड़ा, आपने कम किया थोड़ा, प्लांट को असर होने लगा, अब इतना कम हो गया, अब एक थ्रेशोल्ड लेवल पहुंच गया मैग्नीशियम का। पहले ठीक ठाक था, आपने कम किया मीडियम में, इसने कल्चर मीडियम में आपने कम किया, फिर एक थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन आ जाती है मैग्नीशियम की। अगर इससे नीचे आप चले गए तो प्लांट की ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी बेटी। तो उस कंसंट्रेशन को हम क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोलते हैं, कंसंट्रेशन बिलो व्हिच ग्रोथ इज इनहिबिटेड। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन की जब हम बात करेंगे, व्हेन व्हाट इज कॉल्ड एज when we can say an element is deficient, we say when the concentration of an essential element is below the critical concentration, we say element is deficient। तो ये लिख लो बेटा, कब हम कहेंगे element deficient हो गया? when the concentration of an essential element, essential element, when the concentration of an essential element is below critical value, when the concentration of an essential element is below critical value, we say it is why we say it is deficient। now we say it is deficient। अब कोई एलिमेंट मान लो बेटे, यहां पर मैं बता दूं, कोई एलिमेंट है हमारा, यहां पे मैं बता दूं बेटे, हमारा कोई एलिमेंट है, ये प्लांट को क्या हो गया? डेफिशिएंट हो गया प्लांट को। अब इस हालत में व्हाट इज कॉल्ड एज, व्हेन एनी एलिमेंट बिकम्स डेफिशिएंट, द प्लांट डेवलप्स सम मॉर्फोलॉजिकल साइंस, सम मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स। समझ रहे आप बेटे? या तो बात ये है, कोई एलिमेंट डेफिशिएंट हो गया, इसको रीसप्लाई करो, इसको प्रॉपर एप्रोप्रिएट अमाउंट में सप्लाई कर लो, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स व्हाट इज कॉल्ड एज डेवलप नहीं हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई एलिमेंट डेफिशिएंट हो गया एंड यू आर नॉट सप्लाइंग इट, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स, द प्लांट्स डेवलप सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स which we called as hunger signs or which we called as deficiency symptoms। तो यहां पर हम आपको बोलेंगे deficiency symptoms के बारे में। पहले मुझे बताओ, what are deficiency symptoms? Deficiency symptoms, the morphological लिख लीजिए, changes shown by the plant, the morphological changes shown by the plants, जो plants दिखाते हैं, the morphological changes shown by the plants due to deficiency of essential elements, due to deficiency of essential elements, the morphological changes shown by the plants due to deficiency of what? Essential elements are called as deficiency symptoms। उनको deficiency symptoms बोलते हैं। Deficiency symptoms are also called as hunger signs। Deficiency symptoms are also called as what? Hunger signs। इनको hunger signs भी कहा जाता है मेरे बच्चों। They are also called as hunger signs। Deficiency symptoms are also called as hunger signs। तो याद रखो बेटी। देखो क्या है,
या तो कोई एलिमेंट कम हो गया, इसको रिसप्लाई करो, डिफिशियंसी सिम्टम्स चले जाएंगे। नहीं किया तो दे वुड परसिस्ट एंड दे वुड डैमेज द प्लांट परमानेंटली। यानी कि अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल यहां मैग्नीशियम डिफिशिएंट हो गया, प्लांट में या तो येलोनेस आएगी, क्लोरोफिल लूज करेगा, या कहीं क्रैक हो जाता है, या कहीं ग्रोथ मतलब नजर नहीं आ रही है, छोटा रहता है प्लांट, या लीव्स फॉल हो जाते हैं, फ्लावरिंग डिले हो जाती है। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट यू कॉल्ड एज डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज अबाउट डेफिशिएंसी सिम्टम्स। ओके, शुड आई रब इट ऑफ? Okay, I will. Okay, my dear students. Now, next. Some important deficiency symptoms. Some important डेफिशिएंसी सिम्टम। पहले मैं कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स का नाम लूंगा और फिर मैं मतलब एक्सप्लेन करूंगा कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंस में। वन इज क्लोरोसिस, ये एक डेफिशिएंसी सिम्टम है। क्या होता है ये मैं बता दूंगा, कुछ कुछ फिर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने पड़ेंगे जो टेक्स्ट ने दिए हैं। नेक्रोसिस, इट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अनदर डेफिशिएंसी सिम्टम, नेक्रोसिस। Number third is premature leaf and bud fall. Premature leaf and bud fall. ठीक है। Delayed flowering. Delayed flowering. Stunted growth. Stunted growth. समझ रहे आप? We have what you called as exanthema. We have little leaf disease. कॉपी कर लो। We have one more, that is dieback. इसके बहुत ज्यादा, इसके अलावा बहुत ज्यादा है डेफिशिएंसी डिजीज या डेफिशिएंसी सिम्टम्स, लेकिन that are not taught at this point of level. We have what you called as the water core. We have many what you called as a leaf rot. We have what you called as different types of deficiency symptoms that we don't teach at this level. आपके लिए काफी है, पहले इनको याद रखो। क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, premature leaf and bud fall, delayed flowering, stunted growth, exanthema, little leaf disease and dieback. इनमें कुछ कुछ है जो मैं मतलब आपको बेटे एक्सप्लेन कर लूंगा। ओके ओके बेटे। माय स्टूडेंट्स, जैसे डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करेंगे, मैंने एक टेबल बनाया जहां पर मैंने लिखा डेफिशिएंसी सिम्टम। इस सिम्टम में होता क्या है बेटा, और किस एसेंशियल एलिमेंट की कमी से ये हो जाता है बेटे। क्या लिखा मैंने, डेफिशिएंसी सिम्टम नाम, फिर मैंने लिखा इस सिम्टम में क्या होता है, कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ थोड़ा लिखने की जरूरत है, फिर किसकी वजह से होता है, किन एसेंशियल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ये क्लोरोसिस, क्लोरोसिस होता है येलोइंग ऑफ लीव्स, या क्लोरोसिस का लिटिल मीनिंग है लॉस ऑफ क्लोरोफिल। जनरली मेरे बच्चों क्लोरोफिल की वजह से लीव्स क्या होते हैं, ग्रीन। अब एक डेफिशिएंसी सिम्टम है, प्लांट्स या तो क्लोरोफिल सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, या तो प्लांट में डिस्ट्रॉय हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है क्लोरोफिल का। तो जब क्लोरोफिल ब्रेक होता है, बाकी पिगमेंट्स का मतलब जो है ना बेटा कलर दिखने को मिलता है। तो क्लोरोसिस है येलोइंग ऑफ लीव्स, लीव्स येलो हो जाते हैं बेटा, ड्यू टू इधर लॉस ऑफ क्लोरोफिल और नॉट, और ड्यू टू नॉन बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, या क्लोरोफिल सिंथेसाइज ही नहीं होता, ये लॉस होता है। ये सबसे कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम है क्लोरोसिस, लॉस ऑफ क्लोरोफिल। इससे लीव्स येलो हो जाती है। किन की वजह से होता है, एन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक। आपको इसको कॉपी कर लेना बेटे, याद रखना इसी तरीके से, देयर इज नो कंप्रोमाइज ऑन इट। एन
नाइट्रोजन, पोटाशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयरन एंड जिंक। नेक्रोसिस होता है, ये सेकंड स्टेज ऑफ क्लोरोसिस होता है। जब क्लोरोसिस हो गई लीफ की, ये फ्लोरोसेंस नहीं कर पाता बेटा, इसकी डेथ होती है, डेथ ऑफ द टिश्यू, स्पेशली लीफ टिश्यू, लीफ का डेथ होना। आप देखते हैं कुछ ब्लैक हो जाते हैं लीफ के पीसेस, या ब्राउन हो जाते हैं पूरे, मतलब ना डेथ हो जाती है टिश्यू की, उसको नेक्रोसिस बोलते हैं, स्पेशली लीफ टिश्यू, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कॉपर की डिफिशियंसी की वजह से। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, जब किसी एलिमेंट की डिफिशियंसी हो गई कुछ एलिमेंट्स की, तो सेल डिवीजन रुक जाता है। ये किन की वजह से होता है? NKSMO। लेट फ्लावरिंग, प्लांट फ्लावरिंग बड़ा डिले करता है, जैसे मार्च में फ्लावरिंग करनी थी या अप्रैल में, ये जून जुलाई में कर लेगा। NSMO, नाइट्रोजन, सल्फर एंड मोलिब्डेनम। अगेन लिटिल लिप डिजीज, लीव छोटी रहती है बहुत, दैट इज जिंक, Zn2 पॉजिटिव, जिंक की वजह से। तो ये हमारे कुछ मेन डिफिशियंसी सिम्टम्स है। इसके अलावा भी है बेटा, वी हैव एक्जेंथेमा, वी हैव डायबैक, वी हैव व्हाट कॉल्ड एज अदर डिफिशियंसी सिम्टम्स एज वेल, वाटर कोर वगैरह वगैरह, वो डिफिशियंसी सिम्टम्स है, और कुछ भी वो हम इस वक्त डिस्कस नहीं करेंगे, एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड, दे हैव नॉट बीन मेंशन्ड बाय द टेक्स्ट बुक। तो आप इसको 1 मिनट का टाइम है, आप इसको कॉपी कर लीजिए बेटा। अब हम बेटे डेफिशिएंसी के बाद हम टॉक्सिसिटी ऑफ मिनरल एलिमेंट्स की बात करेंगे। टॉक्सिसिटी ऑफ मिनरल एलिमेंट्स, देखो बेटे, अगर एसेंशियल एलिमेंट कम हो जाता है तो प्लांट डेवलप कर लेता है डिफिशियंसी सिम्टम्स, डिफिशियन हंगर साइन जिसको हम बोलते हैं। क्लोरोसिस हो सकती है, नेक्रोसिस, बाकी जो भी मैंने डिस्कस किए। अब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना बेटे, देखो यहां पर मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिखे, मैंने मैक्रो नहीं लिखे बेटे। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दे आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है बेटा, ये प्लांट को चाहिए एक नैरो रेंज में, दे रिक्वायर वेरी व्हाट कॉल्ड एज नैरो रेंज। अब अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इफ देयर इज मॉडरेट इंक्रीज या डिक्रीज, इफ देयर इज मॉडरेट इंक्रीज इन देयर कंसंट्रेशन इन द प्लांट, इफ देयर इज मॉडरेट इंक्रीज इन देयर कंसंट्रेशन, अगर इनकी कंसंट्रेशन में थोड़ा सा इंक्रीज होता है, समझ लेना, इफ देयर इज मॉडरेट इंक्रीज इन देयर कंसंट्रेशन, अगर डिक्रीज, अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की प्लांट को ना मॉडरेटली अगर ये क्या हो गई, कम हो गई, तो प्लांट वुड डेवलप डेफिशिएंसी सिम्टम्स। प्लांट क्या डेवलप करेगा बेटा? डेफिशिएंसी सिम्टम डेवलप करेगा। अगर जो तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, अगर थोड़ा सा इनकी कंसंट्रेशन मॉडरेटली कम हो जाए तो प्लांट डेफिशिएंसी सिम्टम डेवलप करेगा, हंगर साइन डेवलप करेगा। इसी तरीके से इफ देयर इज मॉडरेट इंक्रीज इन देयर कंसंट्रेशन, अगर प्लांट को अब ये ज्यादा हो गए, एक्सेस में हो गए, यानी कि ये हमारा प्लांट टिश्यू है, मान लीजिए दिस इज अवर रिकॉर्ड इज प्लांट टिश्यू, इनमें कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा चली गई, एक्सेस हो गई बेटा। इफ देयर इज अ मॉडरेट इंक्रीज, इफ देयर इज अ मॉडरेट इंक्रीज इन देयर कंसंट्रेशन इनसाइड द प्लांट टिश्यूज, तो दे बिकम टॉक्सिक, दे बिकम टॉक्सिक, ये टॉक्सिक बन जाते हैं। यानी कि ना इनकी कमी प्लांट को मतलब बाती है, यानी कि कमी तो डेफिशिएंसी डेवलप हो जाएगी, डेफिशिएंसी सिम्टम, डेफिशिएंसी डिजीज हो सकते हैं बेटा। और अगर ये थोड़े से एक्सेस में हो गए, ज्यादा हो गए बेटा, तो ये टॉक्सिक बन जाते हैं। सो वही मैंने लिखा, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जनरली, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दे डू नॉट जनरली बिकम टॉक्सिक, वो टॉक्सिक नहीं, अगर वो ज्यादा भी हो जाए थोड़ा प्लांट को, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम, अगर ये थोड़ा ज्यादा भी हो जाए तो ये टॉक्सिक जनरली नहीं बनते हैं। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ये मसला है कि ये प्लांट को एक नैरो रेंज में चाहिए, एक लिमिट में चाहिए प्लांट को। अगर कम तो भी प्रॉब्लम, अगर ज्यादा तो व्हाट यू कॉल्ड तब भी प्रॉब्लम। जैसे प्लांट्स डेवलप करते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स, वैसे प्लांट कर लेते हैं डेवलप टॉक्सिसिटी सिम्टम्स। लेकिन टॉक्सिसिटी सिम्टम्स के बारे में ज्यादा आप लोगों की नहीं पढ़ना है, लेकिन एक टॉक्सिसिटी इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता दूंगा। शुड आई रब इट ऑफ?
ओके आई विल ड्रॉप। ओके बेटा, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स एक का टेक्स्ट बुक ने जिक्र किया तो मैं बता दूंगा आपको। मैग्नीज टॉक्सिसिटी के बारे में हम यहां बात करेंगे। कब हो जाएगा मुझे पहले बताओ मेरे बच्चों, मैग्नीज इज एन एसेंशियल एलिमेंट और नॉट? मैग्नीज इज डेफिशिएंसी डेफिनेटली सॉरी an essential element. Is it a macronutrient or a micronutrient? Is it a macronutrient or a micronutrient? It's a micronutrient. What are micronutrients which are required by the plants in the concentration of less than 10 millimoles per kg of dry matter? Okay. मैग्नीज की टॉक्सिसिटी क्या होती है? अगर मैग्नीज टॉक्सिक हो गया प्लांट को, ज्यादा हो गया, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज, ये मैं लीव दिखाऊंगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ brown spots on the leaves. ये black है, I am helpless, I do not have brown color marker or I don't have brown color here. Plant develops what is called as brown color spots. इसमें brown color की spots बनते हैं बेटा, surrounded by chlorotic veins. Surrounded by chlorotic veins. तो ये मैग्नीज का टॉक्सिसिटी सिम्टम है। क्या है मैग्नीज का टॉक्सिसिटी सिम्टम? Formation of brown spots on the leaves. Formation of brown spots on the leaves surrounded by chlorotic veins. ये तो समझ आया, ब्राउन स्पॉट बनता है, ये लीफ में ब्राउन स्पॉट बनता है। और इसको जो वेन सराउंड करती है, लीफ के अंदर वेन्स होती है, वो क्लोरोटिक होती है, इनको क्लोरोसिस हुई होती है, येलो कलर की वो वेन्स होती है, वो इसको कवर करती है ब्राउन स्पॉट को। तो ये है टॉक्सिसिटी सिम्टम किसका? मैग्नीज का, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया, इसको कॉपी कर लो। फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन स्पॉट्स ऑन द लीव्स सराउंडेड बाय द क्लोरोटिक वेन्स। ओके माय डियर, इज इट नाइस? इज इट करेक्ट? शुड आई रैप इट ऑफ? ओके। एक मजेदार चीज मैं आपको यहां पर बता दूंगा बेटे, समझ रहे हैं आप? टॉक्सिसिटी ऑफ वन एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट कैन इंड्यूस डेफिशिएंसी ऑफ अदर एसेंशियल एलिमेंट्स। ये मैं लिखूंगा, ये स्टेटमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, आपको इसको आप लिख लीजिए। टॉक्सिसिटी ऑफ one essential element, or we can say better as micronutrient, can lead to the deficiency of other essential elements, EE essential elements। ये लिख लो, ये स्टेटमेंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉक्सिसिटी ऑफ वन एसेंशियल एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट टॉक्सिक हो गया, उससे डिफिशिएंसी हो सकती है अदर एसेंशियल एलिमेंट्स की बेटी। फॉर एग्जांपल मैग्नीज टॉक्सिसिटी इंड्यूसेस डिफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये लिख लो आप। अगर मैग्नीज टॉक्सिक हो गया, मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हो गई बेटा, इससे इंड्यूस होती है किसकी डेफिशिएंसी? आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ज्यादा क्या हो गया प्लांट को? मैग्नीज, और इससे डेफिशिएंट हो जाती है इसको आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम, वो कम हो जाती है, इसको डेफिशिएंसी हो जाती है इसकी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पहले कॉपी कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे। Should I wrap it off? Okay, my dear students, I will wrap it off. ओके देखो बेटा, जो मैग्नीज है ना, इट कंपीट्स विद द अपटेक ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। इट कंपीट्स
with the uptake of आयरन एंड मैग्नीशियम। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये प्लांट है, ये प्लांट है बेटा, ये इसको मैग्नीज टॉक्सिसिटी है इस प्लांट को। इसका क्या मतलब है? मैग्नीज बाहर ज्यादा है और मैग्नीज अंदर ज्यादा आ रहा है, एक्सेस में ज्यादा अंदर। कौन? मैग्नीज ना। मैग्नीज टॉक्सिसिटी कब हो जाएगी? जब इसको अवेलेबल ज्यादा क्या है? मैग्नीज, एंड इट्स अपटेकिंग मोर एंड मोर मैग्नीज। अब देखो, प्लांट को मिनरल एलिमेंट्स अपटेक करने थे सॉइल से। अब जो मैग्नीज है ना, जो कैरियर मैग्नीज पिकअप कर लेता है बेटा, उसी के थ्रू मतलब आयरन और मैग्नीशियम भी पिक हो जाता है। जो आयन चैनल्स होते हैं, आपने खुशबू सर ने ट्रांसपोर्ट में आपने पढ़ाया, आयन चैनल्स होती है रूट्स के अंदर। यानी कि जिस प्लांट जो एरिया होता है रूट का, या जो कैरियर होता है जो मैग्नीज को पिक कर लेता है ना, उसी के थ्रू पिक हो जाते हैं आयरन एंड मैग्नीशियम। अब मैग्नीज ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा मैग्नीज अंदर हो रहा है, ये तो अंदर जा ही नहीं रहे हैं बेटे। कौन? आयरन एंड मैग्नीशियम। इसकी प्लांट को डेफिशिएंसी हो जाएगी। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। मैग्नीज है इधर, मैग्नीशियम है और आयरन है, ये एक ही कैरियर के थ्रू या एक ही आयन चैनल के थ्रू अंदर जाते हैं। अब मुझे बताओ, मैग्नीज ज्यादा है तो प्लांट ज्यादा से ज्यादा क्या पिक कर रहा है बेटे? मैग्नीज पिक कर रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन सराउंडिंग में ज्यादा है, तो ये दो पिक नहीं हो रहे। ये इसकी यानी कि ये अवेलेबल नहीं थी प्लांट को, प्लांट इनको पिक ना कर पाए और अंदर डेफिशिएंसी हो गई टिश्यूज के अंदर। तो ये एक रीजन है बेटा। नंबर सेकंड इज मैग्नीज कंपीट्स विद द मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद द एंजाइम्स। मैग्नीज कंपीट्स विद द मैग्नीशियम for binding with the enzymes. Binding with the what? Enzymes. आप बोलेंगे सर वो क्या होता है? अंदर मैंने आपको बोला, ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, दे कैन बी एंजाइम एक्टिवेटर्स। मैग्नीशियम बहुत सारे एंजाइम्स का एक्टिवेटर है। रिबिस्को एक एंजाइम है, पेपकेस है, बाकी एंजाइम्स है बेटा। जिन एंजाइम्स के साथ बाइंड कौन होना चाहिए था? मैग्नीशियम, फिर वो काम कर लेते। अब मैग्नीशियम अंदर डेफिशिएंट हो गया, मैग्नीज का जो स्ट्रक्चर है या जो साइज वगैरह है वो मैग्नीशियम के साथ मिलता जुलता है, तो वहां मैग्नीज बाइंड करते हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा, घबराओ मत। यह है हमारा एंजाइम, इसका एक्टिवेटर, रियल एक्टिवेटर है Mg2 पॉजिटिव। वो तो डेफिशिएंट हो गया ना, क्योंकि पिक कौन ज्यादा हो गया? मैग्नीज, या मैग्नीशियम के बजाय मैग्नीज बाइंड हो गया, लेकिन मैग्नीज इसको एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है और ये एंजाइम काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसका असल एक्टिवेटर है मैग्नीशियम, वो तो बाइंड ही नहीं हो पाया। बाइंड हो गया मैग्नीज, ये काम नहीं कर रहा है बेटे, और कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस हैम्पर हो रही है, तो इसकी डिफिशियंसी देखने को मिलती है। समझ रहे आप? तो दिस अनदर वेरी वेरी मतलब इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। इसके बाद बेटा ये हो गया, मैग्नीज क्या करता है? It prevents translocation of what is called as calcium to the shoot apex. It prevents translocation of calcium to the shoot apex. यानी कि जब मैग्नीज प्लांट को ज्यादा हो गया ना, ये नहीं जाने देता है किसको? कैल्शियम को शूट एपेक्स के ओर। शूट कैल्शियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। वहां मेरिस्टम्स की डेथ हो जाती है तो डेफिशिएंसी हो जाती है। इसी तरीके से मैग्नीज जो है वो कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी इंड्यूस करता है। क्या करता है ये? मैग्नीज का ट्रांसलोकेशन टू द शूट एपेक्स नहीं होने देता है, तो कोई ना कोई डेफिशिएंसी सिम्टम आ जाता है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज, देखो यहां पर मैं एक बोल्ड एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में लिखूंगा, मैग्नीज खुद क्या था? माइक्रोन्यूट्रिएंट। सो toxicity of micronutrient can induce deficiency of macronutrient। यानी कि यहां पर मैं बात करूंगा, मैग्नीशियम क्या है? इट्स अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। कैल्शियम क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट। यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकती है डेफिशिएंसी ऑफ द वन मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज द टॉक्सिसिटी। ओके बेटे, अब मैं एक टर्म आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, पहले आप अगर इसको कॉपी करना चाहते तो कर लो। क्रिटिकल टॉक्सिक लेवल। देखो बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रिटिकल टॉक्सिक लेवल टेक्स्ट बुक में है।
आपके पास कोई प्लांट टिश्यू है, यू डू हैव सम प्लांट टिश्यू, मान लीजिए आपके पास कोई भी प्लांट टिश्यू है मेरे बच्चों, इसको आप कोई एसेंशियल एलिमेंट ज्यादा देते हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट को इसको ज्यादा एक्सेस में देते हो बेटा। मुझे बताओ कोई भी प्लांट टिश्यू है, इसको आप कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट ज्यादा मात्रा में देते हैं, एक्सेस में देते हैं बेटा, मुझे पता इसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज की डिक्रीज। तो टॉक्सिक हो गया ना एलिमेंट, तो डिक्रीज ही हो जाएगा, टॉक्सिसिटी की वजह से ग्रोथ डिक्रीज। तो जब डिक्रीज हो गई ग्रोथ, तो प्लांट टिश्यू का आहिस्ता आहिस्ता वजन क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। और नॉट गेटिंग इट, समझ नहीं आ रहा है बेटे बात? प्लांट टिश्यू है आपके पास, आप एसेंशियल एलिमेंट एक्सेस में इसको दे रहे हैं, ग्रोथ टॉक्सिक हो जाएगा, ग्रोथ कम हो जाएगी, और ग्रोथ होने से जो ड्राई वेट है टिश्यू का वो कम हो जाएगा, वेट इसका कम हो जाएगा। देखो क्रिटिकल टॉक्सिक लेवल किसको बोलते हैं? द कंसंट्रेशन ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट और एसेंशियल एलिमेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट, अच्छा साफ साफ मैं लिखूंगा ये, concentration of element in the tissue, concentration of element in the tissue which decreases its dry weight by 10%। बस ये हो गया बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट इन द टिश्यू, टिश्यू में एलिमेंट की वो कंसंट्रेशन जो डिक्रीज करता है उसका ड्राई वेट बाय 10%। मैं बता दूंगा 100, मान लीजिए 100 था एक प्लांट टिश्यू, इसका वेट था 100, ड्राई वेट था इसका 100 ग्राम्स। इसमें टॉक्सिसिटी हो गई एसेंशियल एलिमेंट की, थोड़ा इंक्रीज हो रहा है तो थोड़ी ग्रोथ कम, थोड़ा वेट कम, और इंक्रीज हो रहा है थोड़ा ग्रोथ कम, थोड़ा वेट कम। वो कंसंट्रेशन जब पहुंचेगी एसेंशियल या क्रिटिकल ना टॉक्सिक एलिमेंट की, जहां ड्राई वेट ऑफ द टिश्यू डिक्रीज हो जाएगा सॉरी बाय 10%, उस टाइम हम बोलते हैं क्रिटिकल टॉक्सिक लेवल। यानी कि टॉक्सिक एलिमेंट की वो कंसंट्रेशन प्लांट टिश्यू के अंदर जहां पर वो डिक्रीज करेगा ड्राई वेट बाय 10%, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? It's called as critical toxic level. This is all about what we call as toxicity of the micronutrients. It's about toxicity of the what? Micronutrients. बेटा आप कॉपी कर लो इसको। Now lastly in this chapter we are left with a very important term, that's hydroponics. Hydroponics देखिए बेटे ये एक अहम ही टेक्निक है, it's a technique, hydroponics. This technique was developed by Julius von Sachs. पहले लिख लीजिए आप, हाइड्रोपोनिक्स इज ए टेक्निक। ये टेक्निक क्या टेक्निक है वो मैं बात करूंगा अभी, लेकिन पहले आप लिखिए इट्स ए टेक्निक व्हिच वाज डेवलप्ड बाय जूलियस वॉन सैक्स, जो कि जूलियस वॉन सैक्स ने डेवलप की थी मेरे बच्चे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, जो जूलियस वॉन सैक्स ने ये हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक, क्या है ये टेक्निक? जनरली बेटे ये प्लांट्स ग्रो कहां किए जाते हैं? सॉइल में, एंड दे व्हाट इज कॉल्ड एज एब्सॉर्ब दीस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द व्हाट? सॉइल। इट इज जो हाइड्रोपोनिक्स है, इट इज द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन ए डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन which contains appropriate concentration of all the essential elements in complete absence of soil. Soil यहां पर यूज नहीं होती बेटा। तो what is the technique hydroponics? It's the technique of, it's the, लिख लीजिए आप साथ साथ, मैं बेटा डिक्टेट करूंगा। It's the technique of growing plants. It's the technique of growing plants. यहां plants grow कर रहे हैं, artificially grow कर रहे हैं आप। It's the technique of growing plants in a defined nutrient solution. In a defined nutrient solution, आप एक nutrient solution बनाते हैं मेरे बच्चों, ये है हमारा nutrient solution. In a defined nutrient solution,
अब मैं लिखूंगा नहीं, अब आप लिख लीजिए, विच कंटेन्स अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन ऑफ, विच कंटेन्स appropriate concentration of all the essential elements in complete absence of soil, in complete absence of soil. तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है बच्चों? ये टेक्निक है जिसमें हम एक मतलब बीकर लाते हैं या एक व्हाट कॉल्ड एज इक्विपमेंट लाते हैं, बेकर लाते हैं, जार लाते हैं, कुछ भी, इसमें हम एक डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें हम सब एसेंशियल एलिमेंट्स को डाल देते हैं, वाटर के साथ ना एक सॉल्यूशन बनाते हैं इनका, तो वो डाल देते हैं इन एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन, जो जितनी मात्रा में प्लांट को चाहिए, और इसी में प्लांट को ग्रो करते हैं बेटा। बिल्कुल सॉइल का यहां पर नामो निशान नहीं होता, इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल, इसको अंडरलाइन कर लेना वहां पर बेटे। इस टेक्निक को हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो ये सर जूलियस वॉन सैक्स ने या जूलियस वॉन सैक्स ने इसको डेवलप किया था। देखो बेटा, इस टेक्निक का हमारा क्या फायदा होता है, ये जब हम मतलब हम जमीन से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है मिनरल, हम कैसे बोलेंगे एसेंशियल कौन है, नॉन एसेंशियल कौन है। एसेंशियलिटी क्राइटेरिया सेट करने के लिए हम हाइड्रोपोनिक्स यूज करते हैं बेटे। यानी कि हम फॉर एग्जांपल आपने सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑल द 16 रख लिया आपने, फिर आपने जिंक नहीं रखा, फिर आप देखते हैं जिंक ना रखने का असर क्या है, वो यहां पर आप देख सकते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में जहां सॉइल से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है वहां हम नहीं देख लेते। तो एसेंशियलिटी वगैरह हम हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू चेक कर लेते हैं। यानी जिंक रखा, मैग्नीशियम नहीं रखा, तो प्लांट पर क्या असर, डिफिशिएंसी सिम्टम्स, वो हम इसी हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के थ्रू पढ़ते बेटे। तो ये सारा इट्स अ वेरी वेरी व्हाट कॉल्ड एज अ इंपॉर्टेंट टेक्निक, जो हम हाइड्रोपोनिक, जैसे हम एसेंशियलिटी क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी या एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट्स डिटरमाइन कर सकते हैं बेटे, डिफिशिएंसी सिम्टम, डिफिशिएंसी व्हाट कॉल्ड एज द अदर डिजीज एटसेट्रा, यहां से हम देखते हैं। तो ये याद रखना मेरे बच्चों, हाइड्रोपोनिक्स का क्या मतलब होता है बेटे। आजकल ये जो टेक्निक है हाइड्रोपोनिक्स, ये एक कमर्शियल लेवल पर प्रैक्टिस की जाती है, व्हाट कॉल्ड एज टू ग्रो सम इंपॉर्टेंट प्लांट्स। जैसे यहां पर हम क्या करते हैं बेटे, देखो ये जो ये हाइड्रोपोनिक्स का एपरेट्स है, या टेक्स्ट बुक से आप देख लेना, मैंने मतलब ये है जैसे व्हाट कॉल्ड कंटेनर, जिसमें आप ये डालते हैं, जिसमें आप रूट्स इमर्स करते हैं, मिनरल सॉल्यूशन डालते बेटा, यहां के थ्रू आप मिनरल सॉल्यूशन ऐड करते बेटा। ये एरेशन ट्यूब है, ये एरेशन ट्यूब है बेटा, ये टेक्स्ट बुक में सब है, तो ये कॉपी कर लेना वहां से। ये एरेशन ट्यूब, यहां से आप ऑक्सीजन इट्स एन ऑक्सीजन इनलेट, तो यहां से मिनरल सॉल्यूशंस आप डालते हैं, यहां पर मिनरल सॉल्यूशन है, ये रूट्स है, तो फिर आप देख लेते हैं बेटा। तो ये हाइड्रोपोनिक्स का इक्विपमेंट है, सिंपल सा इक्विपमेंट है। अब मैंने क्या बोला, ये जो टेक्निक है ना हाइड्रोपोनिक्स, इट्स वेरी वेरी एसेंशियल टेक्निक सो फार एज द व्हाट इज कॉल्ड एज द एसेंशियलिटी, कैसे हम देखेंगे डिफिशिएंसी सिम्टम्स पढ़ने के लिए, बाकी चीजों के लिए। और आजकल इसके अलावा इसको यूज किया जाता है बेटा फॉर ग्रोइंग वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज कॉल्ड एज प्लांट्स। ये एक रिजर्वायर है बेटा, ये रिजर्वायर है, टेक्स्ट में ये भी है। रिजर्वायर में क्या होता है, मिनरल सॉल्यूशन, यहां पर एक पंप लगा होता है, ये पंप कर लेता है इन मिनरल सॉल्यूशन को यहां से, और यहां से चला जाता है इस ट्यूब में। ट्यूब में हमने प्लांट्स ग्रो किए होते बेटे ऐसे, ये एक ट्यूब होता है बेटा, या यहां मिनरल सॉल्यूशन है, इसका रिजर्वायर है जहां पर आपने ये रखा हुआ है। ये थोड़ा स्लांटिंग होता है, यहां प्लेन बन गया लेकिन होता थोड़ा स्लांटिंग है। आपने मिनरल सॉल्यूशन यहां से पंप किया, इस पाइप के थ्रू मिनरल सॉल्यूशन चले गए, यहां से चला गया, तो रूट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ऐसे रूट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे बेटे, और प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं बेटे इस तरीके से। सो नाउअडेज वी यूज हाइड्रोपोनिक्स फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, या कमर्शियल व्हाट इज कॉल्ड एज कल्टीवेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, लाइक वी हैव, यहां पर टेक्स्ट में 2-3 चीजें हैं, तो वो याद रख लेना बेटा। आजकल का जो हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक है, इट इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन और कल्टीवेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट क्रॉप्स लाइक टोमेटो, सीडलेस क्यूकम्बर एंड लिट्यूस। ये चीजें हम आजकल यूज मतलब ना कमर्शियल लेवल पे हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू बनाते हैं। कौन कौन सा, टोमेटो, सीडलेस क्यूकम्बर एंड लिट्यूस बेटा। और इस हाइड्रोपोनिक्स की और भी टेक्निक्स ना, इसके अलावा इसके और भी ये है बेटा एप्लीकेशंस है, मतलब इट कैन बी प्रैक्टिस्ड इन दोज एरियाज वेयर व्हाट इज कॉल्ड एज वी डोंट हैव फर्टाइल सॉइल्स, जहां पर फर्टाइल सॉइल्स नहीं होते, सब्जियां बाकी चीजें बनाने का तरीका हाइड्रोपोनिक्स हो सकता है। इसी तरीके से वी डू समटाइम्स व्हाट वी हैव इज दैट इट इज यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड एज मतलब इन ऑफ सीजन एज वेल। नेचुरली आप पर्टिकुलर वेजिटेबल या क्रॉप पर्टिकुलर सीजन में ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पर वो भी नहीं है, इट्स अ कंट्रोल्ड सिस्टम, तो यू कैन डू व्हाट इज कॉल्ड एज
ऑफ सीजन कल्टिवेशन, तो बाकी भी इसके एप्लीकेशंस है बेटा. That's all about what you called as mineral nutrition part. Now we are only and only left with one part in it, that's nitrogen metabolism. तो वो इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ. तो that would mark the end of this what you called as unit. इंशाल्लाह 2-3 लेक्चर्स में लगेंगे, बड़ा टॉपिक है. तो बाकी इंशाल्लाह ये हो जाएगा. उसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपलोड किया जाएगा. फिर प्रिपेयर करो, फिर हम आपको बोलेंगे कि आप कैसे सेशंस में हमारे साथ जुड़ेंगे, उसमें पेपर्स डिस्कस करेंगे, बोर्ड के पैटर्न्स के क्वेश्चंस वगैरह वगैरह, वो सब आपके साथ होगा बेटा. थैंक यू, लव यू ऑल.